नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेंटर ऑफ साइंस में। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो है रेलवे, एसएससी, स्टेट पुलिस, सीटेट, स्टेट ऑल वन डे एग्जाम को हम कवर करेंगे। सारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। पहला जो क्वेश्चन है, एक किरणें है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों का समूह, ऑप्शन बी है धनावेशित कणों का समूह, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय विकिरण और ऑप्शन डी है ऋण आवेशित कणों का समूह। यानी एक्स किरणें क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्स किरणें क्या है। तो ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है ये? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बट इसके अलावा एक्सरे किरण से और भी कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि एक्स किरण की खोज किसने किया? तो डब्ल्यू रोंटजेन ने। कब किया था? तो 1895 में। दूसरी बात यह है कि जो एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है, कहां कहां किया जाता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। फिर डीएनए संरचना का पता लगाने में। तीसरा, रेडियोग्राफी में तथा जासूसी में भी इसका उपयोग किया जाता है पता लगाने के लिए। तो ये एक्स किरणें का क्या हुआ? उपयोग हुआ। दूसरी बात यह है कि जो एक्स किरणें का निर्माण होता है वो कुलिज नालिका द्वारा होता है। कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, किसके द्वारा? कुलिज नालिका के द्वारा। एक्स किरणें का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कुलिज नालिका के द्वारा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 450 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा कितनी होगी? हमें फोटान की क्या बतानी है? एनर्जी बतानी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है फोटान की एनर्जी का? फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। न्यू हमारी क्या है? यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यानी आवृत्ति है। तो न्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। यानी इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है दोस्तों, एच जो हमारा है ये क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, यानी प्लांक नियतांक। इसकी जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है। और जो प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड होता है, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ है वो कितना है? 450 नैनोमीटर। आप जानते हैं 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। इसलिए 10 टू द पावर -9 मीटर से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब हम देखते हैं इसे जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो माइनस पावर है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 450 नहीं हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो जाएगा जब इसे हम सॉल्व करेंगे। यानी ये +17 हो जाएगा और ये -17 है, यानी पावर में कितना हो जाएगा? -17। फिर ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 4.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है? हाउ मच? 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 टेरा मीटर कितना होता है? 1 टेरा मीटर बराबर 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम हमने बताया कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 गीगामीटर कितना होता है? 1 गीगामीटर होता है 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक कण से संबंध बताना है कि ड्रिबोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी। हम फॉर्मूला जानते हैं ड्रिबोगली तरंगदैर्ध्य की, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/p। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। p क्या है? संवेग है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणनफल होता है। यानी लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? h/mv। ठीक है, ये जो लैम्डा होता है ये क्या होता है? तरंगदैर्ध्य होता है, यानी वेवलेंथ होता है। ये क्या बताता है? दूरी एक तरफ से बताता है, दूरी को ही तरंगदैर्ध्य कहा जाता है।
तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का जो यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम भी होता है और मीटर भी होता है। कभी कभार एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, कभी कभार मीटर में लिखते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का यही रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, p क्या यहाँ है, संवेग है, मोमेंटम है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/√2m e। ये किसका होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है। अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। h हमारा जो है प्लैंक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो कितना दिया है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन हो जाएगा ये हमारा 3494.4 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा, 31 और 90 50 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन √ 34.94 इंटू 10⁻48 हो जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 112 यानी 10⁻12 पिकोमीटर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 112 पिकोमीटर के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पटाखेदार रॉकेट से 400 मीटर पर सेकेंड की वेग से 0.05 kg पर सेकेंड की दर से गैस निकल रहा है, तो रॉकेट में त्वरण उत्पन्न होने वाला आपको बल बताना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, जो रॉकेट में उत्पन्न बल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रॉकेट से निकलने वाला गैस की दर कितनी है, गैस की दर इंटू रॉकेट का वेग। जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल टू m, सेम फॉर्मूला का यहाँ भी यूज होगा। यानी कितना हमारा हो जाएगा, रॉकेट से निकलने वाले वेग की दर है 0.05 kg और वेग कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा 0.45 20 यानी 20 न्यूटन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से एक ये भी बन सकता है कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं, जो मेटल डिटेक्टर हवाई अड्डे पे लगे होते हैं चेकअप करने के लिए। पहला ऑप्शन है सेविल लॉ, सेकेंड है न्यूटन्स लॉ, थर्ड है फैराडे लॉ और फोर्थ है कूलम्ब लॉ। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फैराडे लॉ, ठीक है। और ये जो फैराडे लॉ है किस फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है, यानी जो विद्युत चुंबकीय हमारा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे के ही सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, मेटल डिटेक्टर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। और विद्युत आकर्षण के लिए जो होता है वो कूलाम का नियम होता है। और न्यूटन का लॉ तो वही हो गया जो फर्स्ट लॉ है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कब तक, जब तक आप उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। थर्ड
थर्ड हो गया टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होता है। सिविला तो ये गलत हो गया, ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट का मैटर दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है, इसके अनुसार अगर हम देखें तो किसी कुंडली के आगे पीछे चुंबक को जब हम क्या करते हैं, गति कराते हैं, कोई कुंडली है उसके अगल बगल अगर हम चुंबक को गति कराते हैं तो कुंडल में चुंबकीय फ्लक्स के कारण धारा प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है, धारा प्रेरित होता है। किसके कारण, चुंबकीय फ्लक्स के कारण। चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या होता है, धारा प्रेरित होता है। इसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब किसी कॉइल के अगल बगल हम क्या करते हैं, किसी चुंबक को गति कराते हैं यानी मूव कराते हैं, तो कुंडल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, धारा प्रेरित करता है यानी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। संवेग की इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो हम देख लेते हैं कि संवेग होता क्या है, यानी इसको हम पी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम यानी संवेग। अब हम देखेंगे जो मास का यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का किसे कहते हैं, वेलोसिटी आपका हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन को हम एस से डिनोट किए हैं और टाइम को टी से डिनोट किए हैं, यानी विस्थापन एक प्रकार का क्या है, लेंथ है यानी दूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये किसका यूनिट हुआ, तो संवेग का हुआ। संवेग क्या होता है, तो गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेग का, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। हमने यहां से वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये अब क्वेश्चन कभी कभार ये भी बन सकता है कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। दूसरी बात, आपको कुछ और भी बेसिक यूनिट आने ही चाहिए, जैसे एरिया हो गया यानी क्षेत्रफल, क्या ऐसा यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर। आयतन हो गया जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व यानी जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। वैसे ही जो चाल होता है यानी स्पीड होता है, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेग जो हमारा है यानी वेलोसिटी है, अभी आप देखें वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। अगला है जो हमारा है एक्सीलरेशन, यानी जिसको आप त्वरण बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और फोर्स जो हमारा है इसका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का केजी हो जाएगा, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ आपको बेसिक आने ही चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, यानी वेट तो स्थान बदलने पे चेंज होता है। धरती पर वेट कुछ है तो मून पे कुछ अलग ही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मास कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जाएंगे तो द्रव्यमान की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, और जो द्रव्यमान का मान होगा वो हर स्थान पे क्या होगा, समान होगा। हाँ, वस्तु के भार में परिवर्तन हो सकता है। और जो हमारा द्रव्यमान होता है यानी जो मास होता है वो किसके समानुपाती होता है, जड़त्व का। यानी किसी ऑब्जेक्ट का जितना ही अधिक मास है उसके पास उतना ही जड़त्व है। अगर ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक ह्यूमन बीइंग है और एक एलिफेंट है यानी हाथी है, तो सबसे अधिक जड़त्व किसके पास है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हाथी के पास द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी हाथी के पास अधिक होगा। किससे कंपैरिजन में, मनुष्य के कंपैरिजन में। मनुष्य का जड़त्व कम होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान भी कम है, हाथी का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान भी अधिक है। अब जो आवर्तकाल का लोलक होता है वो भी द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/g। एल यह क्या है, लेंथ है, जी क्या है, ग्रेविटी है। अब देख लेते हैं घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है। जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है और ये मार्कर है, तो दोनों के बीच घर्षण बल काम कर रहा है। लेकिन ये जो सरफेस है काफी स्मूथ है, इसलिए मार्कर यहाँ से यहाँ तक आसानी से जा सकता है। लेकिन अगर यही सरफेस खुरदुरा होता, रफ होता, तो हमें यहाँ से यहाँ ले जाने में काफी फोर्स की जरूरत पड़ती, काफी अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है। और जो घर्षण बल होता है वो वस्तु की गति के दिशा में विपरीत कार्य करता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो घर्षण बल हमें इधर काम करेगा। हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऐसे होगा तो घर्षण बल का पोजीशन जस्ट रिवर्स होगा। इसी को हम घर्षण बल बोलते हैं। ग्रेविटेशनल तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि मास चेंज नहीं होता है। कब, जब हम स्थान परिवर्तन करते हैं। हाँ, वेट में चेंज हो सकता है। वेट तो प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है, हर ग्रह के लिए अलग अलग वेट होता जाएगा। वेट भी किस पे डिपेंड है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी किस पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं जी की वैल्यू पे डिपेंड है। जबकि मास किसी पे डिपेंड नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये सीरीज देखना चाहते हैं जो अभी बिहार पुलिस की सीरीज चल रही है, तो इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट 2 है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनानी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो इजिली बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप टीजीटी पीजीटी का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। धन्यवाद दोस्तों।